आज का हमारा क्वेश्चन है, आरक्षण से आप क्या समझते हो? आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। आरक्षण से हम क्या जानते हैं? आरक्षण ने आज़ादी जब मिली हमारे देश को, तो उससे पहले हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का काम होता था पूरे समाज में शिक्षा दीक्षा देना। क्षत्रिय का काम होता था देश की सुरक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना। वैश्य का काम होता था व्यापार करना, दुकानों को चलाना। और शूद्र का काम होता था पूरे नगर की साफ सफाई करना। परंतु समय के साथ साथ जो अछूत वर्ग है, शूद्र वर्ग है, उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाने लगा, यानी इनको अछूत भी कहा जाने लगा। महात्मा गांधी ने इनकी दशा को सुधारने के लिए इन्हें हरिजन का नाम दिया। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, यानी भगवान के बनाए हुए लोग, हरिजन। पहले जन्म कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। जो लोग शिक्षा दीक्षा का काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, जो देश की सेवा करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते थे, और जो साफ सफाई करते थे वो शूद्र कहलाते थे। परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ ही स्थानीय जाति ने लिया। अब जिस जाति में आपका जन्म होता है वही जाति आपकी पहचान बन जाती है। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय में भी हमारा जो निम्न वर्ग था, गरीब लोग थे, अछूत जिनको कहा जाता था, उनकी बहुत ही दयनीय या शोचनीय अवस्था थी। तो उस दशा को सुधारने के लिए, उन लोगों को समकक्ष लाने के लिए सरकार की ओर से कुछ विशेष सुविधाएं या उनको विशेष रियायतें दी गई, जिसका नाम आरक्षण है। यानी उनको कुछ विशेष सहायता देना, कुछ विशेष सुविधाएं देना, ताकि वो लोग भी अन्य वर्गों के समकक्ष हो जाए, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, निम्न वर्ग, पिछड़े हुए वर्ग, इन सबको उसमें शामिल किया गया था। पहले आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए रखा गया था कि 10 वर्ष में हालात सामान्य हो जाएंगे और उसके बाद आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। परंतु हालात देश में सामान्य नहीं हुए और 10-10 वर्ष के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया। अब ये जो अवधि है, ये 20 जनवरी 2025 को, जनवरी 2020 को ख़त्म होनी थी। उसके बाद सरकार को निर्णय लेना था कि इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए या नहीं, परंतु अभी तक इस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है जिससे आरक्षण को ख़त्म किया जा सके। विधानमंडलों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए संसद में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और संविधान के अनुच्छेद 146 के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए एक अलग से मंत्री भी बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 332 में ये व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राज्यों के विधानमंडलों में भी स्थान आरक्षण रखे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि उनकी दशा को सुधारने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए उनको सरकार की ओर से विशेष सहायता दी जा रही है। उसके पश्चात भी आरक्षण आज भी हमारे देश में विद्यमान है, आज भी आरक्षण दिया जाता है। फिर स्थानीय संस्थाओं में आरक्षण। स्थानीय संस्थाओं में भारतीय संसद में 1992 में संविधान का 73वां संशोधन पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई स्थानीय निकायों में भी अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि शहरी निकायों में भी अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उनकी महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। उसके बाद आता है नौकरियों में आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजातियों के सभी के लिए सरकारी नौकरियों में भी स्थान आरक्षित रखने के साथ साथ उनको आयु में भी और योग्यता में भी छूट दी गई है। अनुच्छेद 16(4)
5A के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में भी पदोन्नति के लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। जो अनुसूचित जाति जनजातियों सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सकती हों, उन जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 335 में ये व्यवस्था की गई है, यानी उनको नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है। फिर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यानी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, समाज से दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 2005 में संसद ने संविधान का 93वां संवैधानिक संशोधन पास किया। यह विधेयक 20 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति जनजातियों के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक तौर से पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी निजी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए व्यवस्था की गई है। 25 अगस्त 2006 को लोकसभा में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं प्रवेश संबंधी आरक्षण बिल को पेश किया गया। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थायी 27% स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। उसके बाद आता है निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। भारत की संसद में संविधान का 104वां संवैधानिक बिल पेश किया गया था। इस विधेयक को 21 दिसंबर 2005 में पेश किया गया। पारित दूसरे ही दिन यानी 22 दिसंबर को राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया गया और उसके बाद 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस बिल में ये कहा गया था कि सभी सरकारें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त जो पिछड़े वर्ग हैं शैक्षणिक तौर से, उनको भी शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त निजी शिक्षा संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए व्यवस्था की गई है। ये है हमारे संसद में शिक्षा संस्थाओं में, निजी शिक्षा संस्थाओं में, नौकरियों में और पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। अब आता है कि हमारा देश जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसके पक्ष में खड़ा है, यानी समाज में आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा जाए या बनाए रखा जाए। उससे भी बड़ा वर्ग हमारा ये चाहता है कि समाज से आरक्षण को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आरक्षण के पक्ष में क्या। सबसे पहला है असमानताओं को समाप्त करना। हमारा देश सदियों से ही कई भागों में, वर्णों में बटा हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अछूत, दलित, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था। तो ऐसे लोगों को, सब लोगों के बराबर करने के लिए, समाज में समानता का व्यवहार करने के लिए, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर देने के लिए, इन असमानताओं को समाप्त करने के लिए इन निम्न वर्गों को आरक्षण दिया गया, ताकि ये आरक्षण प्राप्त करके समकक्ष जो अन्य वर्ग है उनके बराबर आ जाए। उसके बाद आता है प्रस्तावना में अंकित आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है। प्रस्तावना, जैसे हम अपनी प्रस्तावना का प्रारंभ ही करते हैं कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न बनाते हैं। तो इसमें समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में सभी वर्गों को, सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे वो किसी भी भाषा, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से संबंधित हो, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी जो निम्न वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजातियां हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको आरक्षण दिया गया है ताकि वो लोग इसका लाभ उठाएं, शिक्षित हों, आगे बढ़ें, समाज उन्नति करे, समाज की तरक्की के साथ साथ हमारे देश की तरक्की संभव है। इसके बाद आता है सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य। सर्वांगीण का मतलब होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, और ये विकास तभी संभव है कि जब समाज में हर वर्ग के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, एक जैसे उनको सुविधाएं दी जाए, आगे बढ़ने के उनके पास अवसर प्रदान हो, तभी वो लोग
अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जो निम्न वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो सबके बराबर हो जाए और अपना विकास, क्योंकि सदियों से ये वर्ग बहुत ही पिछड़ा हुआ था। इनकी मानसिकता भी या इनकी मनोस्थिति भी कह सकते हैं कि वो बहुत ही दयनीय थी। हीनता की भावना इनमें प्रवेश कर गई थी, जिससे कि इन भावनाओं को दूर करने के लिए इनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और आरक्षण को लागू रखा गया। फिर आता है मानसिक विकास के लिए। अब अनुसूचित जाति जनजाति, इनका सदियों से ही बहुत ही शोषण किया गया, समाज में इस वर्ग को दबाया गया, इनसे अनुचित व्यवहार किया गया, एक नागरिक जैसा यानी एक सामान्य नागरिक की तरह इनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। इनकी जो मनोस्थिति थी वो इतनी ज़्यादा दयनीय या इतनी हीन हो गई थी कि अपने आप को समाज से एक अलग हिस्सा समझते थे, क्योंकि हमारे समाज में जो दलित वर्ग था या अनुसूचित जाति जनजातियाँ थी, उनके गांव से बाहर अलग घर होते थे, उनका अलग कुआं होता था पानी का, अलग उनका मंदिर होता था। सार्वजनिक मंदिर में, कुएं में इनका जाना संभव नहीं था। तो ऐसे काफ़ी सालों तक ऐसा होने के कारण इनकी जो मनोस्थिति थी या मानसिक स्थिति थी, उसमें हीनता की भावना घर कर गई और ये अपने आप को समाज का एक हिस्सा न मानकर अपने आप को अछूत समझने लगे। तो इस भावना को दूर करने के लिए, इनका विकास करने के लिए, इनकी मनोस्थिति को सुधारने के लिए, हीनता की भावना को समाप्त करने के लिए इनको आरक्षण दिया गया ताकि ये समाज में सबके बराबर हो सके। फिर आता है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत से लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर एक दूसरे से संबंधित हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आपका आर्थिक स्तर अच्छा है तो आपका स्वाभाविक रूप से राजनीतिक इसका सामाजिक स्तर भी अच्छा होगा। अगर आपका सामाजिक स्तर अच्छा है तो स्वाभाविक रूप से आपका आर्थिक स्तर भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जब आपके पास रोजगार होगा, आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाओगे, तभी आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार होगा और समाज का भी सुधार होगा। समाज में समानता का भाव आएगा, सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें लोगों के साथ समानता का व्यवहार, हमारे समाज में संविधान के द्वारा 6 अधिकार दिए गए हैं। जब संविधान देश आज़ाद हुआ तो लोगों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, परंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को निकालकर एक सामान्य अधिकार बना दिया गया। आज हमारे देश में नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं, तो जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो हमारा सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धारा 14 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत अवसरों की समानता दी गई है, 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत जो समाज में सदियों से चला आ रहा था कि निम्न वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको समाप्त किया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो समाज में उसको कानून के द्वारा दंडित किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट आता है लोकतंत्र की सफलता के लिए। देखो, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, लोकतंत्र की अगर हम परिभाषा देखें तो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। जब तक सारी जनता समान नहीं होगी, सारी जनता को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, सबके साथ समान व्यवहार नहीं होगा, सबको सामाजिक साधन नहीं मिलेंगे, आर्थिक रूप से उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं होगा, सामाजिक अवसर प्राप्त नहीं होंगे, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तो समाज में समानता संभव नहीं हो सकती। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए इन पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को, अनुसूचित जाति जनजातियों को आगे लाने के लिए, समाज में सबके बराबर करने के लिए इनको आरक्षण दिया गया ताकि हमारे समाज में समानता स्थापित हो सके और दूसरा लोकतंत्र को सफल बनाया जा सके। लोकतंत्र तभी उन्नति कर सकता है जब समाज का हर वर्ग अपनी भूमिका निभाए,
राजनीतिक सहभागिता निभाए। और राजनीतिक सहभागिता तभी संभव है जब आपके पास लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होती है, और ये तभी संभव है जब समाज में हमको आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान हो। और ये जो निम्न वर्ग है, इनको समान अवसर दिलाने के लिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि जब सब लोग बराबर हो जाएं और समाज में आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट, समाज में जो हमारा आरक्षण है, आरक्षण के पक्ष में तर्क।